दोस्तों, टाटा ग्रुप एक इंडियन ग्लोबल बिजनेस है और ये बात हम प्राउड से बोल सकते हैं। लेकिन टाटा ग्रुप की इस फिनोमिनल सक्सेस का राज क्या है? कैसे उनका सफर शुरू हुआ? टाटा कल्चर क्या है? नाम, पावर, पैसा और सक्सेस, टाटा के पास सब कुछ है। लेकिन ऐसा क्या है जो उन्हें दुनिया के बाकी ब्रेनियर्स से अलग बनाता है? आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब और बाकी और भी बहुत सी बातें आज की इस बुक समरी से जान पाएंगे। दोस्तों, टाटा ग्रुप की शुरुआत एक इंसान ने की थी जिसका नाम था नुसरवान। 1822 में जब उनका जन्म हुआ तो एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि एक दिन नुसरवान सारी दुनिया पर राज करेगा। वो बहुत अमीर आदमी बनेगा, लेकिन नवसारी में पैदा हुआ हर एक बच्चा अच्छी किस्मत लेकर पैदा नहीं होता। लेकिन नुसरवान जी टाटा औरों से अलग थे क्योंकि उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर की बात को सच कर दिखाया था। जैसा कि उन दिनों रिवाज था, नुसरवान जी टाटा की भी बचपन में ही शादी करा दी गई थी और 17 साल की उम्र में वो एक बेटे के बाप भी बन गए थे। बच्चे का नाम जमशेद रखा गया। वो 1839 में पैदा हुआ था। नवसारी के ज्यादातर लोग अपने गांव से बाहर जाना पसंद नहीं करते। उनके लिए उनका गांव ही पूरी दुनिया होती है। लेकिन नुसरवान जी डिफरेंट थे। वो मुंबई जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। वो अपनी फैमिली के पहले इंसान थे जो नवसारी से बाहर गया हो। नुसरवान जी ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास बिजनेस के लायक पैसा था। यहाँ तक कि उन्हें बिजनेस की कोई नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन हाँ, उनके अंदर कुछ कर गुजरने का पैशन जरूर था। उनके सपने काफी बड़े थे और यही सपने उन्हें मुंबई लेकर आए। अपने साथ वो अपनी वाइफ और बेटे को भी लेकर गए। मुंबई जाकर उन्होंने एक फ्रेंड की हेल्प से कॉटन का बिजनेस शुरू किया। नुसरवान जी अपने बेटे के लिए बड़े बड़े सपने देखते थे। उनका बिजनेस अच्छा चल पड़ा था और अपने बेटे को बेस्ट एजुकेशन देने के लिए उनसे जो बन पड़ा उन्होंने सब कुछ किया। फिर कुछ ही सालों बाद जमशेद जी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। नुसरवान जी चाहते थे कि उनके बेटे को इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोजर मिले, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को हांगकांग की ब्रिटिश कॉलोनी में भेज दिया। हांगकांग जाकर जमशेद जी ने 3 पार्टनर्स के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया और इस तरह टाटा कॉटन और ओपीएम के डीलर बन गए। अब नुसरवान जी का एक ब्रदर इन लॉ भी हांगकांग में ओपीएम का डीलर था। उसका नाम था दादा भाई टाटा। दादा भाई टाटा का बेटा रतनजी दादा भाई टाटा यानी आरडी जमशेद जी से 17 साल बड़ा था। आरडी एक ओपीएम डीलर था, साथ ही वो परफ्यूम्स और पल्स का भी बिजनेस करता था। वो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में फ्रांस जाता रहता था। आरडी को बिजनेस पर्पस के लिए फ्रेंच आनी जरूरी थी, इसलिए जमशेद जी ने उसके लिए एक फ्रेंच टीचर रख दिया। लेकिन आरडी को न सिर्फ फ्रेंच पसंद आई बल्कि उसे टीचर की बेटी से भी प्यार हो गया था। उस लड़की का नाम था सुजाने। आरडी एक विडो था और उम्र में सुजाने से बड़ा भी था। फिर भी सुजाने को आरडी अच्छा लगा। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। फिर जल्दी ही दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन आरडी को डर था कि उसकी कंजर्वेटिव पारसी कम्युनिटी सुजाने को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उसने सुजाने को बोला कि वो पारसी बन जाए। सुजाने पारसी बनने को रेडी थी। उसने कन्वर्ट कर लिया था और अपना नाम बदलकर सूनी रख लिया। आरडी और सूनी के 5 बच्चे हुए। उनके दूसरे बच्चे का नाम जहांगीर था, जिसे सारी दुनिया जेआरडी के नाम से जानती है। टाटा फैमिली का बिजनेस अच्छा चल रहा था। वो लोग चाइना और यूरोप को ओपीएम और कॉटन एक्सपोर्ट करते थे और इंडिया में चाय, टेक्सटाइल और गोल्ड इंपोर्ट करते थे। उनका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था और जल्द ही जमशेद जी ने संघाई में अपना सेकंड ऑफिस खोल लिया। जमशेद जी ने ही टाटा बिजनेस को यूरोप में एस्टैब्लिश किया था और उस टाइम पैसेंजर एयरलाइंस नहीं होती थी, इसलिए उन्हें शिप से ट्रेवल करना पड़ता था। तब क्रूज शिप्स भी नहीं चलते थे, इसलिए लोग अपने कार्गो के साथ ही ट्रेवल करते थे। इसलिए जमशेद जी को भी कभी कभी लाइव स्टॉक के साथ भी ट्रेवल करना पड़ता था। चिकन्स, पिग्स, गॉट्स वगैरह को फ्रेश मीट के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता था। लेकिन जमशेद जी ने सब कुछ बर्दाश्त किया, जानवरों की बदबू, लॉन्ग जर्नीज और सी सिकनेस, सब कुछ क्योंकि उनकी नजर अपने गोल पर थी। उनका सपना था लंदन में एक टाटा ऑफिस खोलना। इंग्लैंड जाकर जमशेद जी ने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काफी कुछ सीखा। अब वो कॉटन ट्रेडिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी करना चाहते थे। 1873 में जमशेद जी ने अपनी खुद की स्पिनिंग और वीविंग मिल खोल ली। उस जमाने में ज्यादातर बिजनेसमैन बॉम्बे या अहमदाबाद में मिल्स खोलते थे, लेकिन जमशेद जी ने नागपुर सिटी चूज की जो कॉटन फार्म्स के नजदीक थी।
जमशेदजी ने इंग्लैंड से बेस्ट क्वालिटी की मशीनरी ऑर्डर की और मशीनरी ऑपरेशन के एक्सपर्ट भी हायर किए। अपने इस नए बिजनेस का नाम भी उन्होंने इम्प्रेस मिल्स रखा था। लेकिन मिल चलाने में सबसे बड़ा चैलेंज था नागपुर का वर्क कल्चर। नागपुर के लोग आराम पसंद ज्यादा थे, जबकि बॉम्बे में लोग छुट्टी वाले दिन भी काम करते थे। लेकिन नागपुर में रोज सिर्फ 80% लोग ही काम पर आते थे। लोग छोटी छोटी बातों पर छुट्टी मार लेते थे। ऐसे में एम्प्लॉइज को पनिशमेंट देने के बजाय जमशेदजी ने एक पॉजिटिव सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने एम्प्लॉइज के लिए प्रोविडेंट फंड स्कीम या कहीं की पेंशन प्लान निकाला, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी लोगों की जिंदगी आराम से चल सके। जमशेदजी ने एक इंश्योरेंस स्कीम भी शुरू की। अगर कोई एम्प्लॉय काम के दौरान घायल हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो उसे और उसकी फैमिली को मेडिकल एक्सपेंस मिल सके। वो अपने वर्कर्स के लिए स्पेशल इवेंट्स जैसे स्पोर्ट्स डे और फैमिली डे भी ऑर्गेनाइज कराते थे, जहां पर गेम्स के विनर को इनाम के तौर पर कैश, रिस्ट वॉचेस या गोल्ड चेन्स मिलती थी। ये जमशेदजी के इनोवेटिव आइडियाज का ही कमाल था, जो इम्प्रेस मिल के वर्कर्स अपने काम को लेकर और भी ज्यादा मोटिवेटेड फील करने लगे थे और उनके वर्क एथिक्स में भी काफी चेंजेस आए थे। इस तरह के पेंशन प्लान और इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और उस टाइम में तो इंग्लैंड में भी वर्कर्स को इस तरह की फैसिलिटीज नहीं दी जा रही थी। जमशेदजी के इस इनिशिएटिव से न सिर्फ उनके गुडविल नेचर का पता चलता है, बल्कि ये भी जाहिर होता है कि वो दूर की सोचते थे और टाटा कल्चर में हमेशा इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। इम्प्रेस मिल टाटा ग्रुप की फाउंडेशन बनी। ये मिल पूरे 100 सालों तक चली। एक सक्सेसफुल बिजनेस के तौर पर जमशेदजी की हमेशा तारीफ होती रही, लेकिन वो कभी भी सारा क्रेडिट खुद नहीं लेते थे, बल्कि अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर करते थे। रॉयल्स रॉयल्स इंग्लैंड की है, मर्सिडीज बेंज जर्मन की कार है और फोर्ड अमेरिकन है। टोयोटा जापान की है और वॉल्वो स्वीडन की है। उन दिनों कोई भी कार इंडिया में नहीं बनती थी। टेल्को ने ट्रक्स बनाने शुरू किए और इसी से रतन टाटा ने टाटा सिएरा और टाटा स्टेट 2 गाड़ियां निकाली। लेकिन ये मॉडल्स इतने महंगे थे कि सिर्फ अमीर और फेमस लोग ही खरीद सकते थे। तब रतन टाटा को एक 100% इंडियन फैमिली कार बनाने का ख्याल आया। 1993 में उन्होंने एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स मेकर की मीटिंग में पब्लिकली अपना प्लान अनाउंस किया। उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेने के लिए एनकरेज किया। रतन टाटा का अगला स्टेप था टेल्को में एक इंजीनियरिंग टीम क्रिएट करना, मगर कई लोगों को डाउट था कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा। फर्स्ट, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी और सेकंड, लोगों को लगता था कि इंडिया में फैमिली कार की कोई मार्केट नहीं है। और थर्ड, क्या वाकई में कोई कार 100% इंडियन हो सकती है? लेकिन रतन टाटा एक विजनरी थे। वो ऐसी कार चाहते थे जिसमें 5 लोगों के बैठने लायक जगह हो, क्योंकि आम इंडियन फैमिली काफी ट्रेवल करती है और सामान की भी जगह होनी चाहिए, और इसके साथ ही गाड़ी इतनी स्ट्रांग हो कि इंडियन रोड्स पर सरवाइव कर सके। रतन टाटा काम में जुट गए। उन्होंने बेस्ट इंजीनियर्स को चूज किया। 120 करोड़ रुपए उन्होंने CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इन्वेस्ट किए। वैसे ये काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उन्हें पता था कि कार के बढ़िया डिजाइन के लिए CAD कितने काम आ सकती है। डिजाइन फाइनल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप था प्रोटोटाइप को रिप्रोड्यूस करना। रतन ने टेल्को फैक्ट्री के अंदर 6 एकड़ की जगह अलॉट कर दी। कई लोगों ने इस बात पे उनका मजाक भी उड़ाया कि रतन टाटा का एक पूरी तरह से इंडिजीनियस कार बनाने का सपना क्या सच में पूरा होगा? लेकिन वो रतन टाटा थे। उनकी सोच भी बड़ी थी और सपने भी। उन्हें ये समझ आ गया था कि लोकल कार की डिमांड रहेगी और इसके लिए फैक्ट्री में एक काफी बड़ी जगह और टॉप क्वालिटी की मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। रतन को निसान ऑस्ट्रेलिया की एक कंप्लीट लेकिन अनयूज्ड असेंबली लाइन के बारे में पता चला। जापानीज कार मैन्युफैक्चरर्स इन्वेस्टमेंट के तौर पर रिटर्न पाने की बात से ही खुश हो गए थे। रतन को ये सारी मशीनरी काफी लो प्राइस यानी कि 100 करोड़ में मिल गई, लेकिन अभी एक चैलेंज और बाकी था। उन्हें ये सारा असेंबली मटेरियल ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ट्रांसपोर्ट कराना था और ये बड़ा काम था, क्योंकि पहली बात तो उनके इंजीनियर्स को ये सारे पार्ट्स बड़े ध्यान से डिसमेंटल करने होंगे और लेबल्स के लेआउट को बड़ी ही केयरफुली स्टडी करना होगा ताकि उन्हें सीक्वेंस में असेंबल कर सकें। फिर हर एक पीस को अच्छे से पैक करके इंडिया भेजना था। असेंबली लाइन का टोटल वेट करीब 14,800 किलो था, जिसके लिए 650 कंटेनर्स लगे थे। ये सारी मशीनरी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लाने में उन्हें करीब 6 महीने लगे। फाइनली असेंबली लाइन को टेल्को फैक्ट्री में सेट किया गया। ये 500 मीटर लंबा था और 450 रोबोट्स इस पर काम कर रहे थे।
रतन टाटा पर्सनली विजिट करने आए। उन्होंने एक पार्ट देखा जिसे असेंबल करने के लिए एक इंजीनियर को अप एंड डाउन जाना पड़ रहा था। एक फैक्ट्री में रोज की 300 कारें बनेंगी, तो इसका मतलब था कि उस इंजीनियर को 600 बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। रतन टाटा ने एक रोबोट को उस पर्टिकुलर पार्ट को मॉडिफाई करने का ऑर्डर दिया। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग इस तरह की कमर तोड़ वाला काम करें, रतन टाटा बोले। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उनके कुछ इंजीनियर्स को हर रोज 500 मीटर की असेंबली लाइन के ऊपर जाना पड़ता है, तो उन्होंने उन लोगों के लिए साइकिल्स ऑर्डर कर दी ताकि आने जाने में उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो। 1998 के कार एग्जीबिशन में रतन टाटा ने खुद कार चलाई जो पूरी तरह से इंडियन मेड थी। दूसरी बार ब्रांड्स ने ब्रांडिंग के लिए खूबसूरत मॉडल्स को रखा हुआ था और उनके प्रोडक्ट रोटेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर डिस्प्ले के लिए रखे गए थे। मगर टाटा वालों का स्टाइल सबसे अलग था। मेल मॉडल्स ने पगड़ी और फीमेल मॉडल्स ने साड़ी पहनी हुई थी। कुछ स्कूली बच्चे भी हाथों में तिरंगा लिए खड़े थे। उसके बाद रतन टाटा ने बड़े प्राउड से इंडियन कार में एंट्री की। एक आदमी ने कमेंट किया, वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे कोहिनूर गाड़ी में बैठ के आ रहा है। रतन टाटा ने अपनी इस नई कार का नाम रखा था इंडिका। लॉन्च के 1 महीने के बाद ही इंडिका ने 14% मार्केट शेयर पर होल्ड कर लिया था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, कई सारे यूनिट डिफेक्टिव निकल रहे थे। टाटा मोटर्स ने पूरे 500 करोड़ रुपए खर्च करके इस प्रॉब्लम को फिक्स किया। उन्होंने पूरी कंट्री के अंदर कस्टमर केयर कैंप खोले जहां कस्टमर्स फ्री में डिफेक्टिव पार्ट्स रिपेयर करवा सकते थे। रतन टाटा ने अपने सारे कस्टमर्स को यकीन दिलाया कि उनकी गाड़ियों को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोगों को अभी भी अपने देश की बनी हुई चीज पर डाउट था। लोग बोल रहे थे इंडिका देश में बनी है, इसलिए इसके पार्ट्स डिफेक्टिव निकल रहे हैं। आम जनता की राय से रतन टाटा को बेहद मायूसी हुई। फिर टाटा मोटर्स इंडिका का न्यू वर्जन इंडिका 2.0 यानी इंडिका V2 लेकर आया और इस नई कार के साथ ही रतन टाटा ने यह प्रूव कर दिया था कि हम लोग भी 100% इंडियन लेकिन वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की कार बनाने की काबिलियत रखते हैं। ये नया मॉडल पहले वाले से हर हाल में बेटर था। बीबीसी ने इसे बेस्ट कार का अवार्ड दिया। इसने कई सारे मार्केट सर्वे भी जीते। इस पॉइंट पे आके टाटा मोटर्स फुल फॉर्म में चलने लगी थी। रतन टाटा लोगों को ये मैसेज देना चाहते थे कि अगर हमें खुद पर यकीन है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। वो देश के यंग इंजीनियर्स को ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि हम इंडियन भी वर्ल्ड क्लास चीजें बना सकते हैं। वो सारे हिंदुस्तानियों को खुद पर यकीन रखना सिखाना चाहते थे। रतन टाटा से पहले किसी ने भी एक फुल्ली इंडियन मेड कार के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज टाटा मोटर्स पूरी दुनिया में इंडिया का झंडा फहरा रही है। टाटा ग्रुप अपनी दूर की सोच और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए जाना जाता है। टाटा ग्रुप के डिसीजन कभी भी पिछले साल के स्टैटिक्स पर बेस्ड नहीं होते। टाटा की फाउंडेशन हमेशा इंटीग्रिटी की रही है। वो परफॉर्मेंस को नंबर से मेजर करते हैं। हर चीज को लॉस और प्रॉफिट के टर्म में देखना उनकी आदत है। साइरस का फर्स्ट मेजर डिसीजन था उनके बिजनेस को क्लोज करना जो एक प्रॉफिट नहीं दे रहे थे। उन्होंने इंग्लैंड का स्टील बिजनेस बेच दिया था। उन्होंने बरमूडा के ओरिएंट एक्सप्रेस होटल की डील भी कैंसिल कर दी थी। न्यू चेयरमैन फाइनेंशियली सर्विसेज, रिटेल, टूरिज्म, लेजर और डिफेंस जैसे कामों पर फोकस करना चाहते थे। साइरस पलौंजी मिस्त्री मानते हैं कि टाटा ग्रुप को फोकस्ड रहकर रेवेन्यू जनरेट करना है और सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। फिर टाइम आया सारी टाटा कंपनीज के लीडर की एनुअल मीटिंग का। साइरस सबके बिजनेस परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्लान्स के बारे में सुनना चाहते थे। अपने इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देने के लिए भी वो पूरी तरह तैयार थे। अभी इन सब की तैयारी चल ही रही थी कि साइरस ने सुना कि कुछ बोर्ड मेंबर्स इवेंट से पहले एक इनफॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता था कि ये मीटिंग क्यों हो रही है या उन्हें इस बारे में क्यों नहीं बताया गया। एक्चुअल एनुअल मीटिंग पर 2 अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स को देखकर साइरस थोड़ा हैरान हुए। एक थे नितिन नोहरिया, एक बोर्ड मेंबर, और दूसरे थे खुद रतन टाटा। साइरस जानते थे कि इस तरह के इवेंट्स में रतन कभी नहीं आते। ये एक कस्टम था टाटा ग्रुप में कि चेयरमैन रिटायर होने के बाद इंटरफेयर नहीं करते थे। साइरस इस बात से काफी सरप्राइज हो गए थे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। जल्दी ही नितिन नोहरिया ने एक अनाउंसमेंट की। बोर्ड मेंबर्स चाहते थे कि साइरस मिस्त्री रिजाइन कर लें। पहले वाली मीटिंग का एजेंडा था उन्हें पोस्ट से रिमूव करना। रतन टाटा ने सिर्फ इतना बोला, सॉरी साइरस, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। मीटिंग में साइरस को बताया गया कि सारे बोर्ड मेंबर्स की मर्जी के बाद ही यह डिसीजन लिया गया है, क्योंकि साइरस पर अब उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहा। साइरस को हटाने का क्लियर रीजन क्या है ये कोई नहीं जानता। मीटिंग के सिर्फ 30 मिनट बाद ही ये न्यूज आग की तरह फैल गई थी।
हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में टाटा ग्रुप का ही नाम था। हर कोई साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बारे में अंदाजा लगा रहा था। कुछ लोगों ने बोला शायद उसने अनप्रॉफिटेबल बिजनेस बेचे इसलिए उसे हटाया गया। कुछ का मानना था कि साइरस ने टाटा ट्रस्ट फंड को इग्नोर किया इसलिए उसे हटाया गया। मगर रतन टाटा चुप रहे। उन्होंने कोई भी बात कंफर्म या मना नहीं की। ये माना जाता था कि हर न्यू चेयरमैन 20 से 30 सालों तक लीड करेगा, लेकिन साइरस सिर्फ 4 साल ही पोस्ट पर रहे। साइरस ने टाटा ग्रुप पर अपने साथ हुई नाइंसाफी का इल्जाम लगाया। खैर जो भी हो, टाटा ग्रुप एक नया रिप्लेसमेंट ढूंढने में लगा रहा। उन्हें जल्द ही नया प्रोस्पेक्ट मिला। नटराजन चंद्रशेखरन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए सीईओ बने। वो एक आर्टिस्टिक और सॉफ्ट स्पोकन इंसान हैं। अपने करियर की शुरुआत से ही वो टीएसी में हैं। फरवरी 2017 में चंद्रशेखरन को ऑफिशियली टाटा ग्रुप का चेयरमैन अनाउंस किया गया। जापानीज टेलीकॉम कंपनी डोकोमो टाटा ग्रुप के अगेंस्ट एक लूसेट करने जा रही थी, लेकिन चंद्रशेखर के इंटरफेयर से ये इश्यूज रिजॉल्व हो गया था। उनका स्टील बिजनेस यूरोप में घाटे में चल रहा था, तो नए चेयरमैन ने टाटा स्टील यूरोप को जर्मन कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज कर दिया। उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज भी एयरटेल को बेच दी थी। दिसंबर 2017 तक टाटा ग्रुप एक बार फिर से स्टेबल हो गया था। नटराजन चंद्रशेखरन अब टाटा ग्रुप को और आगे लेकर जाएंगे और यही उनसे उम्मीद है। दोस्तों, कंक्लूजन यह है कि आपने टाटा ग्रुप के बारे में सुना, जमशेदजी और जेआईडी और रतन टाटा के बारे में भी सुना। आपने इस बुक समरी में एक्सप्रेस मिल्स और इंडिका के बारे में सुना। आपने इस बुक समरी में इंप्रेस मिल्स और इंडिका के बारे में जाना। आपने यहाँ टाटा कल्चर की इंटीग्रिटी, गुडविल और सोशल वेल्थ के बारे में भी जाना। टाटा बिजनेस को लेकर काफी इंटेलिजेंट और दूर की सोच वाले लोग हैं, मगर वो अपनी एबिलिटी का यूज देश को हेल्प करने के लिए भी करते हैं। वो मानते हैं कि कम्युनिटी को हेल्प करना जरूरी है और लोगों की भलाई में ही कंपनी की भलाई छुपी है। शायद यही उनकी सक्सेस का सीक्रेट हो। जितनी बड़ी टाटा कंपनी है, उनका पर्पज उनसे काफी बड़ा है। अगर आप टेल्को में इंजीनियर होते तो क्या आप रतन टाटा पर ट्रस्ट करते जब उन्होंने कहा था कि इंडिजीनियस कार इंडिया में बन सकती है? जब पहली वाली इंडिका फेल हुई थी तो क्या आप भी उन लोगों में शामिल होते जिन्हें अपने देश की एबिलिटी पर डाउट है कि हम भी कोई पूरी मेक इन इंडिया वर्ल्ड क्लास कार बना सकते हैं? खुद पर यकीन रखो। यही लेसन रतन टाटा हर एक इंडियन को देना चाहते हैं। इंडिया में मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज भी है। फ्लिपकार्ट, पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट में एक इंडियन सीईओ है। तो कौन कहता है कि इंडिया नई ऊंचाइयों को नहीं छू सकता? लेकिन सबसे पहले आपको खुद पर यकीन रखना होगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं। आपका करियर चाहे जो भी हो, खुद पर बिलीव करो कि आप कर सकते हैं। और जब आप ये बिलीव करोगे कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, तो आप एक ऐसी लाइफ जिएंगे जहां कोई लिमिट नहीं होगी। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।